आज की इस वीडियो में हम आगे गुणनखंड प्रमेय के विलोम से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। गुणनखंड प्रमेय के विलोम, इससे संबंधित हम प्रश्न देखेंगे। तो गुणनखंड प्रमेय के विलोम कहता है, यदि भाजक g(x) भाज्य px का गुणनखंड हो तो शेषफल जो होता है, शेषफल pa शून्य होता है। गुणनखंड प्रमेय pa बराबर 0, ये गुणनखंड प्रमेय है, या इसे ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, इससे संबंधित हम प्रश्न देखेंगे। ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि प्रमेय की उत्पत्ति कैसे करनी है, प्रश्न का आंसर कैसे लिखना है वह महत्वपूर्ण है। तो प्रश्न हमारे प्रश्नावली 2 का तीसरा प्रश्न है और ये इस तरह से है, निम्नलिखित में a का मान ज्ञात कीजिए जबकि g(x) px का गुणनखंड हो। ठीक है, a का मान ज्ञात करना है। प्रश्न में a दिया रहेगा, उसका मान ज्ञात करना है। एक चर राशि है और उसका हम अचर राशि निकालेंगे। इसमें क्या कहा है, जो भाजक है भाज्य का गुणनखंड है, यानी निश्चित ही हमारा शेषफल जो होगा 0 होगा। तो एक प्रश्न लेता हूँ मैं। पहला प्रश्न, g(x) यानी भाजक दिया है x + 1 और भाज्य दिया है x का वर्ग प्लस ax + 2। हम यहाँ दिया है करके लिखेंगे ना ये एग्ज़ाम में, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ। डायरेक्ट में हम कैसे लिखेंगे, दिया है करके इसे लिखेंगे, उसके बाद चूंकि इसे लिखेंगे भाजक x + 1 भाज्य बराबर x का 2 घात प्लस ax + 2 का क्या है, गुणनखंड है। प्रश्न में बताया ही गया है कि जो भाजक है वो भाज्य का गुणनखंड है, इसलिए गुणनखंड है, तब गुणनखंड प्रमेय के विलोम से कह सकते हैं कि x बराबर हम क्या लेंगे,
बताया था ना, अगर धन है तो ऋणात्मक लेंगे, ठीक है, भाजक का ही लेते हैं, ये भाजक है और +1 है तो -1, ठीक है। जब हम गुणनखंड प्रमेय की विलोम से कह सकते हैं कि x बराबर -1 रखने पर शेषफल क्या है, हम p लेंगे यहाँ पे, p और x के स्थान पे रखेंगे -1 बराबर 0 होगा यहाँ पे इसलिए लिखा हूँ क्योंकि गुणनखंड है, भाजक हमारा भाज्य का, तो दिया करके ये लिखेंगे, उसके बाद ये लिखेंगे, अब उसके बाद सीधा अतः करके लिखेंगे और इसमें इसी कंडीशन को पहले लिखेंगे, p -1 यहाँ पे बराबर 0, ठीक है। पहले के 2 क्वेश्चन जिसमें क्या होता है, गुणनखंड प्रमेय और शेषफल प्रमेय में क्या होता था, p का मान लिखने के बाद उसमें हम जो हमारा भाज्य है उसमें हम मान रखते थे। अब जो है हम इसी p के मान के नीचे रखेंगे बराबर 0 रखेंगे, ठीक है। तब हमारा a का मान निकलेगा, यहाँ पे निकालना हमें a का मान है, ठीक है। ये a का अचर राशि कितना होगा निकालना होगा, तो उसके लिए हम रखेंगे अब x बराबर रखी हमने -1, तो यहाँ पे -1 ब्रैकेट में लेंगे और 2 का क्या है घात है, प्लस दिया है, प्लस a ब्रैकेट में लिखेंगे, x का मान रखेंगे -1, फिर +2, ठीक है। इसके स्थान पर हमने रख दिया भाज्य में, हम भाज्य को रख दिया, उसके बाद बराबर लेंगे, बराबर ये 0 को रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब उसके बाद इसे हल करेंगे तो देखो यहाँ पे केवल एक ही चर राशि दिया है, वह a है। अब a का मान निकल जाएगा, तो मैंने कहा था ना सम संख्या होता है घात, तो धनात्मक संख्या उत्पन्न होता है, तो +1, 1 का वर्ग 1 ही होता है, प्लस का प्लस, और इसे मैंने यहाँ पे प्लस नहीं होगा, इन दोनों को देखना था मुझे, तो एक बार और लिखना पड़ेगा, नहीं तो गलत, a गुणा में -1 लिख देता हूँ यहाँ पे, +2 बराबर 0। अब इसका गुणा कराएंगे, 1 प्लस, अरे फिर प्लस हो गया, ये माइनस होगा ना, प्लस और माइनस का गुणा होगा तो माइनस, a और 1 का गुणा होगा तो 1 ही लिखेंगे, ठीक है, +2 बराबर 0। अब ये धनात्मक है, ये धनात्मक है, हम इसे एक ही स्थान पर रख लेते हैं, मतलब एक तरफ, +2 +1, 2 को लिए, 2 के सामने धन है इसलिए +2 लिए। अब a को लेते हैं, a के सामने माइनस है, बराबर लेंगे 0, ठीक है। अब हम -a को पक्षांतरित कर देंगे और इसे, या हम ऐसे लिख सकते हैं एक बार, 1 + 2 बराबर -a को पक्षांतरित करेंगे तो धनात्मक a बन जाएगा, जो ऋण है वो धन हो जाएगा। अब ये कितना हो गया, 3 बराबर a,
यानी ए का मान हमारा निकला 3। यही हमारा आंसर भी है। ठीक है, तो इस तरह से निकालना होगा। इसी कंडीशन जो हमने पहले पढ़ते आए हैं, पी का मान रखेंगे बराबर 0, शेषफल 0 होगा, तो इसी कंडीशन को रखेंगे, लेकिन 0 को अलग लेंगे ना, और पी वाले पक्ष में हम भाज्य में 1 से का मान लेकर हल करेंगे, तब जो आएगा हमारा आंसर ए का मान, यहाँ पे ए दिया है तो ए का मान होगा, यहाँ पे अगर के दिया है, टी दिया है, वाई दिया है, कुछ भी दिया हो उसका मान हम निकाल सकते हैं। दूसरा प्रश्न बताता हूँ आपको। दूसरे प्रश्न में दिया है जी एक्स बराबर दिया है x -1 और p x बराबर दिया है a का x स्क्वायर नहीं a x का 2 घात -5x + 3। अब क्या है, हम फिर वही लिखेंगे, चूंकि क्या है, भाजक हमारा भाज्य का गुणनखंड है। भाजक बराबर x -1 भाज्य बराबर a x का 2 घात -5x + 3 का गुणनखंड है। गुणनखंड है, तब गुणनखंड प्रमेय के विलोम से कह सकते हैं कि x बराबर, यहाँ पे -1 दिया है तो हम लेंगे +1 और कहेंगे कि x बराबर 1 रखने पर शेष फल हमारा p, x के स्थान पे p हमने यहाँ से लिए, या शेष फल में p रखते हैं, x के बराबर 1 रखेंगे, बराबर 0 होगा। क्या है, भाज्य का गुणनखंड है, प्रश्न में ही कहा गया है। यहाँ पे प्रश्न 3 में कहा गया है a का मान ज्ञात कीजिए, जबकि भाजक जो है भाज्य का गुणनखंड हो कहा है, यानी है। गुणनखंड तभी होता है कोई भी भाजक किसी भी भाज्य का, जब उसका शेषफल 0 हो। अगर शेषफल 0 नहीं हो तो गुणनखंड नहीं है। इससे पहले हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। तब हम अतः करके लिखेंगे, अतः p1 बराबर 0। अब हम हमारे भाज्य में x का मान 1 रखेंगे, तो a गुणा में 1 का 2 घात -5 गुणा में 1 + 3 बराबर 0। अब क्या होगा, ये 1 का वर्ग यानी 1 ही होता है, और a के साथ गुणा होगा तो a ही बनाएगा। ठीक है, 1 को नहीं लिखते हम, माइनस ये प्लस है तो माइनस ही बनाएगा, यहाँ पे गुणा 5 एकम 5 + 3, ठीक है, बराबर 0। अब हम लिखेंगे a माइनस है और ये धन है, यानी संख्या आपस में क्या होगी, घटेंगी। 5 बड़ी है, 5 में 3 गया तो बचेगा 2, लेकिन 5 बड़ी है और ऋणात्मक है तो -2 आएगा, बराबर 0। अब 2 को हम पक्षांतरित कर देंगे, ठीक है, तो a का बराबर निकल आएगा
तो a बराबर लिखेंगे -2 का हो जाएगा 2। इस तरह हमें a का मान प्राप्त हुआ। हमें a का मान निकालना है, यह ध्यान रखना, ठीक है। अब मैं तीसरा क्वेश्चन जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। तीसरा gx बराबर दिया है x + 2 और px बराबर दिया है 2x का 2 घात प्लस 6x प्लस a, ठीक है। फिर हम वही लिखेंगे, इसे लिखना ही होगा ना हर क्वेश्चन में, तभी तो पता चलेगा जांचने वाले को। लिखेंगे भाजक बराबर x + 2 भाज्य बराबर 2x का 2 घात प्लस 6x प्लस a का गुणनखंड है। तब गुणनखंड प्रमेय के विलोम से कह सकते हैं ना, ये सकते हैं कि x बराबर क्या रखेंगे, +2 है तो -2, x बराबर -2 रखने पर शेषफल जो है p - 2 बराबर 0 होनी चाहिए, होगा, ठीक है, होगा ही होगा, 0 होगा ही, क्योंकि भाजक हमारा क्या है, हमारे भाज्य का गुणनखंड है, तो 0 होगा ही होगा शेषफल। अतः करके यहाँ पे लिखेंगे, अतः इसी कंडीशन को यहाँ पे उतारेंगे, p - 2 बराबर 0। अब इसके वाले भाग को लिखते हैं, यहाँ पे दिया है ये, और x के स्थान पे दिया है, हाँ यहाँ पे x के स्थान पे दिया है -2, लिखते हैं। फिर 2 -2 है तो ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस संख्या को, और 2 का x का घात दिया है तो 2 दिया है, ठीक है, प्लस 6 -2 प्लस a का कुछ नहीं है तो एक ही मान निकालना है हमें, बराबर 0, यहाँ पे बराबर और ये 0। अब इसे हल करेंगे तो फिर a का मान निकल जाएगा। अब पहले ब्रैकेट को हटाते हैं, ये सम घात है तो 2 का वर्ग होगा 4 गुणा में ये 2, और हम यहाँ पे डायरेक्ट गुणा करा सकते हैं, ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा। ये धनात्मक संख्या है, ये ऋणात्मक संख्या है, पहले चिन्हों को गुणा करा लेते हैं, प्लस और माइनस आपस में माइनस बनाएंगे, ठीक है, और 6 दूनी 12 प्लस a बराबर 0, और 2 चौक 8 -12 प्लस a बराबर 0। अब करना क्या है, ये 8 क्या है, धनात्मक है, और 12 क्या है, ऋणात्मक है, तो संख्या आपस में क्या होगी, घटेंगी। तो 12 में 8 गया तो बचेगा 4, लेकिन 12 क्या है, बड़ी संख्या है और ऋणात्मक है, इसलिए माइनस लगेगा, प्लस a बराबर 0, ठीक है। अब a चूंकि धनात्मक है, ऋणात्मक लेंगे ही नहीं ना, a को कभी ऋणात्मक नहीं लेना, और
ए को हम इसी पक्ष में लेते हैं, ए बराबर करते हैं और इस 4 को पक्षांतरित कर देते हैं, -4 है वो +4 में आ जाएगा। तो इस तरह हमारा ये क्या है, आंसर है। ए का मान 4 आया है। एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। ठीक है, ए का मान 4 ही आया है। अब मैं चौथा प्रश्न दिखाता हूँ आपको। चौथा प्रश्न में g(x) बराबर दिया है, थोड़ा इसमें अलग लिखा है। इसमें थोड़ा अलग लिखा है, यदि g मतलब क्या हो गया, भाजक हो गया, gt pt का गुणन खंड हो तो t का मान ज्ञात कीजिए। इसमें कोई विशेष नहीं दिया है। यहाँ पे मैंने g(x) लिखा था ना, वहीं यहाँ पे x के स्थान पे t है। इसमें हमें कोई सोचना नहीं है। तो इसमें t यानी भाजक दिया है। अब t है तो हमेशा tt होगा ना, ठीक है, t-3 और भाज्य हमारा pt दिया है, और t का वर्ग प्लस 2at माइनस 2a प्लस 3। यहाँ पे t के स्थान x के स्थान पे t है, यहाँ पर x के स्थान पे t है, यहाँ पे भी x के स्थान पे t है, और यहाँ में a क्यों दिया, इसमें t का मान ज्ञात करना है। अच्छा, इसमें t का मान ज्ञात करना है, लेकिन फिर भी हमें यहाँ पे a का ही मान ज्ञात करना है, क्योंकि कन्फ्यूजन है थोड़ा। t का मान ज्ञात करने के लिए कहा गया है, लेकिन यहाँ पे t का मान नहीं है, ये a का ही मान होगा ना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी t है, यहाँ पर भी t है, और यहाँ t यानी यहाँ पे t के स्थान पे हम लेंगे t बराबर +3 और उसके स्थान पे a निकलेगा। हमारा जो मुख्य क्वेश्चन है वो दिखाता हूँ आपको। हमारा जो मुख्य क्वेश्चन है कि a का मान ज्ञात करना है, ठीक है, a का मान। इसमें भी हमें a का ही मान ज्ञात करने को मिलेगा, ठीक है। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, लेकिन नहीं होना चाहिए, तो हम वही करेंगे। चूंकि भाजक बराबर t-3 भाज्य बराबर t का वर्ग प्लस 2at माइनस 2a प्लस 3 क्या है का गुणन खंड है, तब गुणन खंड प्रमेय के विलोम से कह सकते हैं कि, यहाँ पे t लिखेंगे ना, t दिया है, यहाँ पे भी t है, यहाँ पे भी t है, कह सकते हैं कि t बराबर -3 है तो 3 लेंगे। t बराबर 3 रखने पर क्या होगा, हमारा शेष फल p3
P3 बराबर 0 होगा। अब लिखेंगे, अतः हम इसी कंडीशन को लिखेंगे P3 बराबर 0। अब P यहाँ पे दिया है, T के स्थान पे हमें रखना है T3, उसके बाद A का मान निकल जाएगा। यहाँ पर भले कहा गया है, बुक में छपा है T का मान ज्ञात कीजिए, लेकिन हमें यहाँ पे A का ही मान ज्ञात करनी है। ठीक है, यहाँ पे हो सकता है गलत छपा हो, लेकिन फिर भी मैं इसे गलत नहीं कर रहा हूँ ना। हो सकता है आपके भी नई पुस्तक में T छपा हो, तो ठीक है, मैं लिखता हूँ T के स्थान पे हम रखते हैं 3 का वर्ग प्लस 2 और T को हम रखते हैं यहाँ पे 3 और गुणा में कर देते हैं A। ठीक है, ऐसे में इसका गुणा करेंगे फिर ये पीछे में आ जाएगा। फिर माइनस दिया है 2 गुणा में A ही होगा ना। ठीक है, T नहीं यहाँ पे, प्लस 3 बराबर 0। अब इसे हल करेंगे और A का मान निकालेंगे। यहाँ पे A का ही मान पूछा गया होगा। ठीक है, अब क्या है, 3 का वर्ग 9 प्लस 2 तिया 6, और चूंकि इसके साथ गुणा में है तो ये A माइनस 2A प्लस 3 बराबर 0। अब इसे और हल कर लेते हैं इसे, और अचर को इधर एक साथ रख लेते हैं। 9 3 को रखेंगे, 3 के आगे प्लस है तो प्लस, अब इसे उतार लेंगे, प्लस 6A माइनस 2A बराबर 0। अब क्या होगा, 9 3 12, और ये धनात्मक है, ये ऋणात्मक है, तो संख्याएं घटेंगी। तो 6 में 2 चला गया तो बचेगा 4, A का A, और चूंकि 6 क्या है, धनात्मक है, इसलिए प्लस आएगा बराबर 0। अब हम पक्षांतरित करते हैं, A को हमें धनात्मक ही रखना है ना, तो ये यहाँ पे धनात्मक ही है, तो 4x को इसी पर रखेंगे। 4x बोलता हूँ, 4A को बराबर, उसके बाद क्या है, 12 जो है पक्षांतरित हो जाएगा, लेकिन ऋणात्मक आएगा। अब हम A का मान लिखेंगे और 4 को पक्षांतरित कर देंगे। 4 क्या है, गुणा के साथ, A के साथ गुणा में है, तो पक्षांतरित होकर भाग बनाएगा, और 12/4, चूंकि ये माइनस है तो यहाँ पे माइनस लिख देते हैं। ठीक है, अब ये बनाएगा A बराबर 4 तिया 12 और -3, तो ये हमारा A का मान निकला -3, यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो -3 ही आया है। और एक और लास्ट क्वेश्चन है, 5वां है, यदि G Y, अब वहाँ T था, यहाँ पे क्या हो गया, Y रहेगा, यानी भाजक GY भाज्य PY का गुणनखंड हो तो का
एक गुणन खंड हो तो y का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, और इसमें भाजक दिया है, भाजक बराबर दिया है y प्लस 5 और भाज्य बराबर दिया है y का वर्ग माइनस 2y प्लस a। यहाँ पर y का मान पूछा गया है, लेकिन a का ही मान ज्ञात होगा, क्योंकि y है और यहाँ पे y का मान हम रखेंगे भाजक का। यहाँ प्लस 5 है तो माइनस 5 आएंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे भाजक बराबर y प्लस 5 भाज्य बराबर y का वर्ग माइनस 2y प्लस a। प्लस a क्या है? भाजक भाज्य का गुणन खंड है, तब गुणन खंड प्रमेय के विलोम से कह सकते हैं कि यहाँ y बराबर लेंगे ना, y बराबर क्या होगा? प्लस 5 है तो माइनस 5 रखने पर शेषफल p माइनस 5 बराबर 0 होगा। ठीक है, अब इसे हम फिर लिखेंगे अतः करके, और लिखेंगे इस कंडीशन को p माइनस 5 बराबर 0। अब ये हो जाएगा हमारा। अब इसके स्थान पे हम लिखेंगे ये वाला। ठीक है, y के स्थान पे लिखेंगे माइनस 5, इसका वर्ग दिया है, फिर माइनस 2 माइनस 5, इस y का मान यहाँ पे रख दिए माइनस 5 प्लस a बराबर 0। अब क्या होगा? समघात है तो 5 पंचे 25, 5 का 25, ये भी माइनस है, ये भी माइनस, आपस में गुणा करेंगे तो धनात्मक बनाएंगे, तो पंचे 10 प्लस a, ये बड़ा सरल निकला। क्या होगा? 25 10 35 प्लस a बराबर 0। धनात्मक ही रखेंगे इसे a को, a बराबर लिख लेंगे माइनस 35। क्या माइनस 35 आया है? ठीक है, माइनस 35 ही आंसर आया है। यही हमारा आंसर होगा इस प्रश्न का। अब आपको मैं शेषफल प्रमेय की सहायता से हल करने वाले 2 ऐसे प्रश्न दिखाता हूँ जिसमें 2 भाजक होते हैं और एक का शेषफल दिया है और दूसरे का नहीं दिया है। मैं क्वेश्चन लिखता हूँ ये, और ये हमारे प्रश्नावली 2 का चौथा प्रश्न है। तो हमारा चौथा प्रश्न दिया है प्रश्नावली 2 में, जब किसी बहुपद यानी बहुपद f(x) दिया है, बहुपद कौन सा है दिया नहीं है, किसी बहुपद को ये भाजक है x² माइनस 9 से भाग दिया जाता है, तब शेषफल 3x प्लस 2 होता है या आता है। लेकिन जब इसी बहुपद को एक और दूसरा भाजक x माइनस 3 से भाग दिया जाए तब शेषफल क्या होगा पूछा गया है।
ठीक है। तो इसे कैसे हल करना है, एक बुक में एग्जाम्पल दिया है और प्रश्नावली में इसी प्रकार के 2 प्रश्न दिया है। तब इसे हम कैसे हल करेंगे, हम इसमें लिखेंगे दिया है करके, दिया है भाज्य दिया है हमारा fx, यहाँ पे बहुपद नहीं दिया लेकिन उसका साइन दिया है यहाँ पे, ठीक है। और भाजक दिया है, भाजक 1 दिया है और 2 दिया है, तो हम लिखेंगे x का वर्ग माइनस 9 और दूसरा भाजक दिया है x माइनस 3, ठीक है। 2 भाजक दिया है तो हम दोनों भाजक को लिख लिए। और इस पहले भाजक का दिया है शेषफल दिया है, शेषफल दिया है 3x + 2 और इसे हल करेंगे हम। देखो यहाँ पे भाजक 1 दिया है, जब इस भाजक को जब इस भाज्य को इस भाजक से भाग किया जाता है तब शेषफल ये आता है। लेकिन जब इसी भाजक को इसके दूसरे भाजक से भाग दिया जाता है तो शेषफल यहाँ पे दूसरी शेषफल क्या आएगी, ये तो पहली भाजक का पहला शेषफल है, लेकिन जब दूसरी से दिया जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, वही पूछा गया है इसमें, ठीक है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं, माना भाग फल बराबर क्यों x हो तब। चूँकि हम भाज्य भाजक लिए हैं तो शेषफल आ रहा है तो भागफल भी तो होगा ना। अब इसे आगे हम लिखेंगे वही, जब भाज्य f(x) को x² 9 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 3x + 2 प्राप्त होता है, इसे हम निम्न रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, चूँकि हम जानते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणा में भागफल प्लस शेषफल। यहाँ पे भाज्य दिया है, भाजक दिया है, भागफल हमने qx ले लिया है, ये भी नहीं दिया है और इसे हमें निकालना भी नहीं है, ये हल करने के लिए हमने qx ले लिया। ऐसे हल करने के लिए भाज्य दिया है और शेषफल हमारा पहले का दिया है लेकिन दूसरे का नहीं दिया रहेगा ना, तो हम लिखेंगे f(x) बराबर भाजक पहला दिया है, यानी हम यहाँ पे लिखेंगे ये भाजक x² - 9 और भागफल हम qx को लेंगे, ठीक है। और शेषफल जो है ये हमारा शेषफल तो है ही, हम इसे पहला समीकरण मान लेंगे ना, पहला समीकरण 1, ठीक है। अब उसके बाद हम
अब हम जानते हैं कि भाज्य और भाजक पता हो तो शेषफल प्रमेय की सहायता से शेषफल ज्ञात कर सकते हैं। सहायता से शेषफल सकते हैं, चूंकि f(x) का एक और क्या है भाजक, एक और भाजक क्या है x माइनस 3 है, तब शेषफल प्रमेय से x बराबर क्या लेंगे, अब हम इसे हल करेंगे ना, लेकिन इसका क्या है शेषफल क्या कहते हैं भाज्य दिया हमें और भाजक दिया है, तो हम शेषफल ज्ञात कर सकते हैं ना। तब यहाँ पे हम x बराबर लेंगे, -3 है तो 3 लेंगे। अब समीकरण 1 में x बराबर, यहाँ पे x बराबर जो है हम 3 रखेंगे और हमारा शेषफल ज्ञात हो जाएगा। आगे हम ऐसे हल करेंगे इसको। समीकरण 1 में x का मान रखने पर या शेषफल बराबर, शेषफल ज्ञात करने हैं, उसके बाद f दिया है तो हम लिखेंगे यहाँ पे f और इस x के स्थान पे हम रखेंगे 3, x बराबर दिया है 3। अब हम शेषफल को इधर उतारते जाएंगे ना, ठीक है, मैं लास्ट में लिख दूंगा। अब f3 यानी x यानी इसके बराबर दिया है, जितने भी यहाँ पे x दिया है उसके स्थान पे हम लिखेंगे 3। तो हम लिखते जाएंगे x का 2 घात यानी 3 का 2 घात -9 ब्रैकेट में और गुणा में क्यों x का मान 3 प्लस 3 गुणा में 3 और प्लस 2, ठीक है। अब इसे हल करेंगे तो जितना आंसर आएगा वो हमारा शेषफल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 का वर्ग 9 माइनस 9 गुणा में, देखना ये आपस में क्या होगा, ये जो होगा आपस में ना भागफल और शेषफल, ये क्या शेषफल बोलता हूँ, ये क्या है भाजक है, ये भाजक है और ये भागफल है, ये आपस में क्या है गुणा होकर क्या होगा 0 हो जाएगा। लेकिन शेषफल ही हमें निकलेगा, यहाँ पे शेषफल निकाले ना, ये वाले भाग जो है बच जाएगा और इससे जो संख्या प्राप्त होगी हमारा वही शेषफल होगा, ठीक है। क्यों, और इसे हम Q3 लिखते हैं ना, यहाँ पे Q3 है समझो, प्लस 3 त्रिक 9 और 2 कितना हो गया 11
और यही 11 हमारा क्या होगा, शेषफल होगा। ये आपस में क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। 9 में 9 घट गए, 0 गुणा में 3 क्यों, ये 9 नहीं है ना, प्लस 11। अब मैं फाइनल लिखता हूँ यहाँ पे, शेषफल बराबर 0 के साथ गुणा करेंगे 3 क्यों को, तो 0 ही आएगा ना, यहाँ पे आएगा सिर्फ 11, और यही हमारा आंसर है। देखो इसे हम डायरेक्ट, इस प्रश्न को हम यहाँ पे डायरेक्ट, या कोई भी MCQ वाली जैसे रेलवे जॉब के लिए यूज़ करते हैं, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसका दूसरे भागफल का दूसरा शेषफल क्या होगा। तो यहाँ पे +3 को इस x के स्थान पे रख दो और इसे हल कर दो, तो दूसरा शेषफल ज्ञात हो जाएगा। जैसे +3 है यहाँ पे हमने रखा ना, वैसे यहाँ पे 3x के स्थान पे हमने रखा 3, ठीक है, +2, और यही शेषफल दूसरा शेषफल बनता है दूसरे भाजक का। इस दूसरे भाजक का शेषफल ये है 11। तो ठीक है, ये चौथा है। एक और प्रश्न दिया है हमारा, लास्ट प्रश्न है वो 5वां, उसे भी बताता हूँ, फिर ये कंप्लीट प्रश्नावली 2। हमारा 5वां क्वेश्चन है प्रश्नावली 2 का, और लास्ट प्रश्न है। तो हमारा लास्ट और 5वां क्वेश्चन ये है, सेम टू सेम चौथा जैसा है। यदि किसी बहुपद यानी वही दिया है f(x) को पहले भाजक से भाग दिया जाता है, तब शेषफल, पहला शेषफल आता है 5x + 3, ठीक है, 5x + 3 है, ठीक, हाँ। और जब इसी बहुपद को, इसी f(x) को +4 से भाग दिया जाता है, तब दूसरा शेषफल क्या होगा, यह पूछा गया है। तो हम सेम टू सेम वही कार्य करेंगे। और मेरे अनुसार जब मैंने बताया ना कि इसका x बराबर, इस x का मान यहाँ से ले लेंगे, x बराबर ले लेंगे, यहाँ +4 है तो -4, तो -4 और 5 का गुणा होगा तो कितना होगा, -20। -20 में +3 के साथ जोड़ होगा तो संख्या घट जाएगी, यानी -17 होगा। तो इसका आंसर आएगा -17। पहले शॉर्ट में बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप करके देखना, -4, यहाँ पे -4 और +4 का आपस में गुणा होगा तो 5 चौक 20 होगा, लेकिन संख्या ऋणात्मक होगी, क्योंकि एक संख्या ऋणात्मक होगा, +3, यानी -20 में +3 करेंगे तो संख्या घटेंगी और -17 आएगा। ठीक है, यही कार्य हम फिर करते हैं। इसे हम गणित में कैसे लिखेंगे, दिया है भाज्य बराबर f(x) और भाजक बराबर दिया है 2 भाजक, एक भाजक ये है x का वर्ग 16 और दूसरा भाजक दिया है x + 4। ठीक है, और पहला शेषफल दिया है 5x + 3 और हमें पूछा गया है दूसरा, यहाँ पे और करके दूसरा शेषफल आएगा। अब हम लिखेंगे माना भागफल बराबर qx हो तब, फिर वही करेंगे, हम लिखेंगे जब भाज्य f(x) को भाजक x का वर्ग
16 माइनस 16 से भाग दिया जाता है तो शेषफल आता है, हमारा शेषफल आता है 5x + 3 प्राप्त होता है। इसे हम निम्न रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे लिख सकते हैं? फार्मूले के रूप में, चूंकि भाज्य बराबर भाजक गुणा में भागफल प्लस शेषफल, ये होगा। भाज्य हमारा दिया है, इसमें देखना है ना, भाज्य हमारा दिया fx बराबर भाजक दिया हमारा ये x का 2 घात माइनस 16 ब्रैकेट इंटू गुणा में भागफल हमें यहीं से उठानी है, क्यों x प्लस शेषफल इसमें हमें दिया है 5x + 3। यह हो गया हमारा पहला समीकरण। अब लिखना है, अब हम जानते हैं कि भाज्य व भाजक पता हो तो शेषफल प्रमेय की सहायता से शेषफल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, भाज्य और भाजक हमें पता होता है तो हम शेषफल ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे चूंकि करके लिखेंगे, चूंकि हमारा भाजक इस स्टेटमेंट के बाद ना भाजक हमारा ये है fx, यानी भाज्य का एक और भाजक दिया है x + 4, यहाँ पे दिया है x + 4। ठीक है, x + 4 एक और भाजक दिया है, x + 4 है। तब शेषफल प्रमेय से x बराबर लेंगे, यहाँ पे इसके स्थान पे लेंगे, कितना लेंगे, यहाँ से लेंगे -4 लेंगे। अब समीकरण 1 से शेषफल बराबर f को यहाँ उतारेंगे और x के स्थान पे -4। ठीक है, अब इसके स्थान पे हम इसे लिखेंगे और x के स्थान पे दिया है यहाँ पे -4, यहाँ पे -4, यहाँ पे -4 आएंगे। ठीक है, शेषफल को आप ऐसे उतारते चलना, तो हम x का यानी -4 का 2 घात -16 गुणा में, ये पूरे ब्रैकेट में है ना, ये शुरुआत में था, हमें लिखने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, ये आएगा ऐसे, और भाजक qx है, q -4 प्लस दिया है। अब ये 5 इन गुणा में
-4 + 3। छोटे कोष्ठक के बाद बड़े कोष्ठक लगा सकते हैं। अब इसे हल करेंगे और हल करने के बाद जो भी आएगा, देखो इतना भाग क्या हो जाएगा, इस प्लस के इस पक्ष वाले पूरे 0 हो जाएंगे और इसका ही आंसर कहलाएगा शेषफल। तो -4 का वर्ग 16 -16 दिया है, गुणा में -4 क्यों, 4 क्यों है ना, 49 नहीं है, प्लस कितना होगा, यहाँ पे ये प्लस नहीं होगा, ठीक है प्लस ही लिखते हैं, पहले इसे हल कर लेते हैं। 5 चौक 20 और एक संख्या ऋणात्मक +3, उसके बाद ये हट जाएगा, बराबर लेंगे। 16 में -16 होगा तो 0, गुणा में गुणा -4 क्यों, प्लस और माइनस का आपस में गुणा होगा तो होगा -20 का 20, प्लस और प्लस का गुणा होता है प्लस ही रहता है, +3। अब मैं फाइनल लिखता हूँ, शेषफल बराबर 0 के साथ कोई भी संख्या गुणा होता है तो 0 ही आता है, तो ये 0 हो गया, मैंने लिखा इसे। अब -20 + 3 को देखते हैं। एक संख्या ऋणात्मक एक संख्या धनात्मक है तो संख्या क्या होती है, घटती है। 20 में 3 चला गया तो बचेगा 17, लेकिन बड़ी संख्या 20 है तो माइनस आएगी और यही हमारा आंसर है। तो ठीक है, ये लास्ट हो गया और प्रश्नावली 2 खत्म हो गया। और अब जब हम प्रश्नावली 3 में जाएंगे तो मैं एक अच्छा चीज़ें बता देता हूँ। हम बहुपद का गुणनखंड निकाल के उनका हल करना सीखेंगे। तो उसमें क्या करेंगे, हम ट्रिक का यूज़ करेंगे जो मैंने ही बनाया है। AC यहाँ पे प्लस और A गुणा में C यहाँ पे माइनस, ये क्या होता है, प्रथम पद और अंतिम पद का गुणा होता है। तो हमें -B + B -B + B, अब इसके आधार पे हम क्या है, यहाँ पे चीज़ों को संभावित गुणनखंड निकालने के लिए है। ये ट्रिक जो है संभावित गुणनखंड निकालने के लिए है। जैसे मैं बता देता हूँ, उसमें बड़ी संख्या छोटी संख्या का कॉम्बिनेशन करना पड़ता है संभावित गुणनखंड निकालने के लिए। अगर हमारा जो प्रथम पद और अंतिम पद का गुणनफल धनात्मक है और मध्य पद ये क्या है, B क्या है, मध्य पद है, A B C, A क्या है, प्रथम है, B क्या है, मध्य है, C क्या है, अंतिम पद है। तो अगर मध्य पद ऋणात्मक होता है तो हम क्या होता है, ऋण मध्य पद, अगर धनात्मक गुणनफल है प्रथम और अंतिम पद का धनात्मक और ऋणात्मक मध्य पद है तो बड़ी संख्या में ऋण लेते हैं, ऋण, और छोटी संख्या भी हम ऋण लेते हैं। अगर मध्य पद मध्य गुणनफल जो होता है प्रथम और अंतिम का धनात्मक और मध्य पद धनात्मक है तो हम बड़ी संख्या धन लेंगे और छोटी संख्या भी धन लेंगे। लेकिन इसमें ये नहीं होगा, माइनस माइनस रहता है, इसमें प्लस प्लस होता है। अगर हमें यहाँ पे देखना होगा
अगर गुणनफल जो है ऋणात्मक आई है और मध्य पद ऋणात्मक में है तो हम मध्य पद ऋणात्मक में है तो बड़ी संख्या ऋण लेंगे, यहाँ पे धन लेंगे। ठीक है, ऋणात्मक है। हम बड़ी संख्या क्यों माइनस यहाँ पे लिए, क्योंकि ये माइनस है। बड़ी मध्य पद के आधार पे हम लेते हैं माइनस। अगर मध्य पद माइनस है तो बड़ी माइनस, मध्य पद धनात्मक है तो बड़ी धनात्मक, और मध्य पद यहाँ पे क्या है ऋणात्मक है तो ऋणात्मक, मध्य पद यहाँ धनात्मक है तो धनात्मक लेते हैं। ये बड़ी संख्या के लिए है। लेकिन यहाँ पे माइनस है तो चिन्हों में परिवर्तन होता है, तो हम ये छोटी संख्या वाली है तो ये अगर एक संख्या यहाँ पे क्या है ऋण है तो हम इसे धन लेंगे। अगर ये माइनस है आपस में गुणनफल ए और सी का, तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे हमने बड़ी संख्या प्लस लिए तो छोटी संख्या होगी ऋण। बस इसी के आधार पे हमें संभावित गुणनखंड निकालते हैं। जैसे कोई 30 है, गुणा में 1 निकालेंगे तो -30 रखेंगे, यहाँ पे भी -1 रखेंगे। यहाँ पे जब निकालेंगे 30 करेंगे, छोटी संख्या क्या है प्लस में तो प्लस प्लस में रहेगा। लेकिन यहाँ पे बड़ी संख्या क्या है 30 ऋणात्मक है तो ऋणात्मक लिखेंगे, छोटी संख्या धनात्मक रहेगी। और बड़ी संख्या यहाँ पे 30 लिखेंगे धनात्मक और छोटी संख्या लिखेंगे ऋणात्मक। कुछ इस प्रकार से संभावित गुणनखंड निकालेंगे जिसके जोड़ने और घटाने से मध्य पद के समान संख्या प्राप्त होती है। तो नेक्स्ट वीडियो इसी पे रिलेटेड है और इसे मैंने ही जो है बनाया है फार्मूला। थोड़ा इजी है, इसके आधार पे निकालना संभावित गुणनफल। और संभावित गुणनफल जब हम निकाले थे सही तब हमारा आंसर भी सही आता है। तब तक के लिए भी धन्यवाद।